हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वायरस एंड प्रोकैरियोट्स। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। उसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो बनाए हैं। पहले में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। दूसरे में हमने देखा था ओरिजिन ऑफ वायरस। थर्ड में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ वायरस एंड नेमिंग वायरस। एंड फोर्थ में हमने देखा था टबैको मोज़ाइक वायरस। तो ये 5th पार्ट है प्लांट वायरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ प्लांट वायरस। तो सिम्टम्स ऑफ प्लांट वायरस देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी पेड़ है, कोई भी प्लांट है, उसमें कोई डिसीज़ हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीज़ वायरस से ही हो। अलग अलग बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे डिसीज़ हो सकती है। तो इसीलिए हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी प्लांट में जो डिसीज़ है वो प्लांट की वजह से है। इसलिए हमको ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, विच इज़ सिम्टम्स ऑफ प्लांट वायरस। मतलब पौधे में क्या क्या बदलाव आएंगे अगर वो प्लांट वायरस से अफेक्टेड होता है। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल सिम्टम्स। एक्सटर्नल सिम्टम्स का मतलब होता है कि बाहरी बदलाव जो हम देख के पहचान सकते हैं कि हाँ प्लांट में ये गड़बड़ी हो रही है, इसका मतलब इसमें प्लांट में वायरस का अटैक हो सकता है। पहला है मोज़ाइक फॉर्मेशन। मोज़ाइक फॉर्मेशन में क्या होता है, पत्तों में ऐसा आकार बन जाता है जैसे कि उसमें जाला लगा हुआ हो। मतलब जो मकड़ी का जाला होता है वैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो आकार बन जाते हैं। दूसरा है वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग का मतलब ये होता है जैसे एक पत्ती है, उसमें ऐसी छोटी छोटी सी धार होती है। अगर ये हट जाए और पत्ती ऐसी दिखने लगे तो उसमें क्या हुआ, वेन्स चले जाएंगी, है ना। तो इसको हम कहते हैं वेन क्लियरिंग। थर्ड होता है मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम रोज किसी पौधे को पानी दे रहे हैं तो वो क्या होगा, उसकी पत्तियां सीधी होंगी। जैसे मान लो ये पत्ती है, ये हमेशा सीधी होगी अगर हम इसको रोज़ पानी दे रहे हैं। लेकिन क्या होगा, अगर इसमें मोल्टिंग हो रही है तो ये पत्ती ऐसी मुरझा सी जाएगी। इसको हम कहते हैं मोल्टिंग। फिर होता है डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ। डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ का मतलब है पत्ती की संरचना में बदलाव आना। जैसे पत्ती ऐसी दिखती थी लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी ऐसी दिखने लग गई, ठीक है। तो वो क्या हुआ, डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ। फिर है डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर एक पेड़ है, उसकी लंबाई इतनी है, जनरली इतनी होती है, पर हमारे यहाँ जो पेड़ लगा है उसकी लंबाई इतनी ही बढ़ रही है, इससे ज़्यादा उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ड्वार्फ है। क्या है, ड्वार्फ है। फिर उसके बाद आता है फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में हम देखेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो भी फूल है वो कैसा दिख रहा है, वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, उसका कलर क्या है, ये सब आता है फ्लोरल कैरेक्टर में। हम इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर आता है इंटरनल सिम्टम्स। इंटरनल सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि किसी भी पेड़ में आंतरिक बदलाव क्या आएंगी। मतलब अगर हमने पेड़ लगाया, वो बाहर से तो दिख रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा है, इसके पत्ते ठीक हैं, इसके स्टेम लीव सब ठीक है, इसकी साइज़ भी ठीक हो रही है, पर उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे होंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि अगर अंदर ये बदलाव आ रहे तो वो वायरस का इन्फेक्शन है। उसमें 4 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एक्स बॉडीज़। ये सिर्फ अभी याद कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि एक्स बॉडी के प्रेजेंट होने का क्या मतलब होता है। फिर इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है, मैं मतलब जैसे एक चीज़ है, ये ऐसी है, अगर इसमें ऐसे अंदर अंदर ऐसे मुड़ के वो कोई आकार बना ले तो इसको हम कहते हैं इंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन। फिर थर्ड है गम इन जाइलम। गम इन जाइलम का मतलब गोंद से नहीं है। गम इन जाइलम का मतलब है कि जाइलम के अंदर, जाइलम जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, उसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ मिल जाए तो उसको हम कहेंगे गम इन जाइलम। फिर फोर्थ है फ्लोएम नेक्रोसिस। वर्ड नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है सड़ना, गलना, मर जाना, ठीक है। क्या मतलब होता है, सड़ना, गलना, मर जाना। तो जाइलम में क्या होगा, जाइलम में एक चिपचिपा पदार्थ मिलेगा और फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम मर जाएगा, ठीक है। फ्लोएम टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी। फिर ये है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि उसकी फंक्शनिंग में कोई बदलाव आना, जैसे वो फंक्शन कर रहा था वैसे वो फंक्शन ना करे। जैसे सूरजमुखी का फंक्शन हम जानते हैं, सनफ्लावर का, कि वो किस साइड टर्न हो जाता है, जिस साइड धूप आती है वो उस साइड टर्न हो जाता है।
अगर हम आपके यहाँ एक सूरजमुखी लगा है, वो टर्न ही नहीं हो रहा है, वो घूम ही नहीं रहा सूरज की तरफ, तो क्या हो रहा है, उसके फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वो कौन सा बिहेवियर हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल। अब हम आगे देखेंगे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में चेंज आता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में भी इसको बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलेंगे। फिर आता है फ्लोरल कैरेक्टर। हमने अभी, आपको याद होगा कि हमने पिछली स्लाइड में जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है उसमें फ्लोरल कैरेक्टर छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें हम कुछ डिटेल में पढ़ने वाले थे। तो उसका फर्स्ट पॉइंट था वायरस इफेक्टेड प्लांट ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी एंड कंपोजिटी। जो इन चारों फैमिली में वायरस इफेक्ट करता है वही फ्लोरल कैरेक्टर्स को, फ्लोरल कैरेक्टर्स डिफॉर्मिटी को शो करता है। फ्लोरल कैरेक्टर, CHAR का कैरेक्टर मतलब है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, डिफॉर्मिटीज़, मतलब उसके फ्लोरल कैरेक्टर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सेकेंड था फ्लावर रिमेन स्मॉल एंड फ्लावर प्लांट वेरियसली मॉडिफाइड। मतलब क्या होता है, फूल की जो साइज़ है, जो फूल का आकार है वो छोटा हो जाता है। अगर एक फूल है वो इतना बड़ा खिलता है, लेकिन कल को हम देखो कि सिर्फ इतना बड़ा खिल रहा है, तो क्या हुआ, ये बड़ा होता था लेकिन ये छोटा होने लग गया, तो उसकी साइज़ अगर चेंज हो रही है। प्लांट वेरियसली मॉडिफाइड, मतलब जो पेड़ है वो अपनी नॉर्मल संरचना से, अपनी जो हमेशा जो जनरल संरचना होती है उससे बदल के कुछ और स्ट्रक्चर शो कर रहा है। मतलब उसके पत्तों का आकार बदल रहा है, उसके फूल का आकार बदल रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। द सेपल एंड पेटल में शो एबनॉर्मल ग्रोथ लीडिंग टू द अगली शेप ऑफ फ्लावर। तो इसका क्या मतलब होता है, आपने अगर फूल को कभी नीचे से देखा हो, तो मान लो ये फूल की पंखुड़ियाँ हैं, उसके नीचे यहाँ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मिलता है, और उसके बाद वो एक ऐसे कनेक्टेड होने के लिए एक ब्रांच टाइप की निकली हुई होती है। ये जनरली ग्रीन कलर का होता है, और ये हमेशा कलरफुल होता है। इसको हम कहते हैं पेटल्स, और इसको हम कहते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको कहते हैं सेपल्स, ठीक है। तो कभी कभी अगर वायरस का इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, ये एबनॉर्मली ग्रो करने लगेंगे। एबनॉर्मल वर्ड का मतलब होता है कि जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, जो हमेशा ग्रोथ होती है, उससे हटकर हो सकता है ये बहुत बड़ा हो जाए, ये पेटल्स छोटे छोटे हो जाए, जिससे क्या होगा, जो फूल है वो सुंदर नहीं दिखेगा, वो कैसा दिखने लगेगा, भद्दा दिखने लगेगा। अगली मीन्स भद्दा, ठीक है। फिर हम देखते हैं इंटरनल सिम्टम्स। तो हमने इंटरनल सिम्टम्स पढ़े थे, प्रेजेंस ऑफ एक्स बॉडी, इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन्स, गम इन जाइलम एंड फ्लोएम नेक्रोसिस। तो ये पॉइंट्स एक्चुअली में याद करने वाले हैं, कौन कौन से था, प्रेजेंस ऑफ एक्स बॉडी, सेकेंड क्या था, इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन्स, तीसरा क्या था, गम इन जाइलम, और चौथा क्या था, फ्लोएम नेक्रोसिस। तो हम पहले देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्स बॉडीज इन टबैको मोजाइक, शुगर मोजाइक एंड पोटैटो मोजाइक। तो पहले याद कर लो कि ये किन में होता है, जनरली किन में होता है, टोबैको मोजाइक, शुगर मोजाइक और पोटैटो मोजाइक। नॉर्मल सी चीज़ है, मोजाइक याद कर लो। होस्ट प्लांट कंटेन्स सम इंक्लूजन बॉडी नोन एज एक्स बॉडीज इन अ डिफर्स इन शेप। इसका मतलब है जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट मतलब जिसके ऊपर वायरस का इन्फेक्शन है, उसमें क्या होगा, अलग अलग शेप की, अलग अलग आकार की बॉडीज़ मिलेंगी। बॉडीज़ का मतलब होता है अलग अलग आकार के चीज़ मिलेंगे। तो आप सोच लो कि अलग अलग प्रकार की कुछ चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी जो अलग अलग शेप की होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट में एक ही जैसी एक्स बॉडीज़ मिले। एक्स बॉडी प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ आर प्लेट लाइक इन शेप। जो अब एपिडर्मिस हमको पता है कि जैसे मान लो लीफ का अपर सरफेस है, तो एक ऐसा सेल होता है ब्लॉक लाइक, ये पहला, दूसरा ऐसा ब्लॉक लाइक शेप होता है, ये ऊपरी सतह पर मिलता है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मिस का मतलब ही होता है जो ऊपरी लेयर में मिले, जो सबसे ऊपरी लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसमें मिले। इसमें जो एक्स बॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो प्लेट लाइक शेप की होती हैं, ऐसी शेप की होती हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन्स। प्लेट लाइक बॉडीज विच आर टर्म्ड एज इंटरन्यूक्लियर बॉडी और इंक्लूजन्स। प्लेट लाइक बॉडीज, ऐसी ही प्लेट लाइक बॉडीज अगर टिश्यू सेल्स में मिल रही है तो हमको उनको क्या कहते हैं, इंट्रान्यूक्लियर बॉडीज और इंक्लूजन्स। फिर आता है गम इन जाइलम। गम लाइक सब्सटेंस और म्यूसिलेज इज डिपॉजिट इन द ल्यूमेन ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स। वाटर कंडक्शन अफेक्टेड एंड प्लांट विल्स। तो क्या होता है कि अब गम का मतलब गम या गोंद नहीं है, उसके जैसा पदार्थ, मतलब गोंद के जैसा पदार्थ डिपॉजिट एट द ल्यूमेन ऑफ वेसल। वेसल ऐसी होती है, ऐसी लंबी लंबी पाइप जैसा मान लो आप, ठीक है। तो हमको पता है जाइलम का काम क्या है। जाइलम का काम क्या है, पानी को पेड़ की जड़ से बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाना, ठीक है, ये समझ में आती है बात।
तो क्या होता है, जैसे मान लो कि एक पेड़ है, ठीक है, उसमें हमने नीचे से ऊपर पाइप लगा दिया। वो पाइप किस लिए? ताकि नीचे से ऊपर पानी जा पाए। आप मान लो कि वो जाइलम के वेसल्स है। इसमें क्या होता है, रिसरिसा चिपचिपा पदार्थ जो गम लाइक होता है, आपने गोंद देखी होगी, उस तरह का पदार्थ यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, मतलब वहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अब अगर आपके पाइप में बीच में ऐसा कुछ घुस जाए जिसमें ऐसा लिसलिसा पदार्थ है जो रुका हुआ है, तो क्या होगा, पाइप ब्लॉक हो जाएगा। पाइप ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, पानी ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर पानी, तो वाटर कंडक्शन क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। वाटर कंडक्शन मतलब पानी ऊपर जाना, मतलब पानी का कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जो पेड़ है वो क्या हो जाएगा, मतलब वो सूखा, मतलब उसमें पानी की कमी हो जाएगी। फिर आता है फ्लोएम नेक्रोसिस। फ्लोएम इन डिसीज प्लांट में अफेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, change in a sleeve tube and companion cells, organic substance and plant show abnormal growth। ठीक है, तो क्या होता है, इन प्लांट होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट शोज। तो क्या होता है, जो फ्लोएम होता है उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मतलब अलग सी, जो जैसा हमेशा, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कैरेक्टर, जैसे हमारे दो हाथ दो पैर ये सब है ना, ये हमारी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। अगर इस मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट कर देता है वो, मतलब जैसे नॉर्मल संरचना है उसको बदल देता है, जिसके कारण किस में चेंज आता है, फ्लोएम के सीव ट्यूब में और कंपेनियन सेल में, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो प्लांट में अजीब तरीके से क्या होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में शायद, या नहीं, टबैको प्लांट वाले टबैको मोज़ाइक वायरस के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो रेशियो होता है प्रोटीन का न्यूक्लिक एसिड से, वो होता है 94.4 to 5.6। अगर ये जो रेशियो है वो चेंज हो जाए तो क्या होगा, वायरस अलग तरीके से दिखने लगेगा। वैसे ही प्लांट में भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण वो एबनॉर्मल ग्रोथ शो करने लगे, मतलब अगर उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस अलग तरीके से ग्रो होंगे तो उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। फिर हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। पहला, एक्सेसिव प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन वायरस इन्फेक्ट्स द प्लांट विच में एडवर्सली इफेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ प्लांट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना किसी भी जीवित वस्तु की मेन बेसिक चीज़ है। मतलब अगर किसी को हमें प्रूव करना है कि ये ज़िंदा है, तो हम उसमें सबसे पहले चीज़ जो देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखेंगे वो होगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या होता है, वायरस में एक्सेसिव प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है, मतलब वायरस में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनने लगता है। उससे क्या होता है, प्लांट बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन भी प्लांट का बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होने लगता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। उसके कारण क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसी कारण क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक सेल है, इसमें कुछ मुश्किल से आ पा रहा है और कुछ मुश्किल से जा पा रहा है, लेकिन अगर इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो आसानी से जा और आ पाएंगी चीज़ें, ठीक है। क्लोरोफिल डिक्रीज एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो डिक्रीज एंड येलोइंग ऑफ लीफ ऑकर। इसका मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल की मात्रा, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, और जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की भी मात्रा कम हो जाती है। हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल में होता है। तो क्या होता है, अगर क्लोरोफिल कम होगा, अगर हमने, जैसे हमको पता है कि जो खाना बनाने के लिए गैस की आवश्यकता है, मतलब एलपीजी हम लगाते हैं, लेकिन अगर एलपीजी की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर 10 की जगह 5 सिलेंडर हैं तो खाना कम बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्लोरोफिल अगर कम हो जाएगा तो खाना कम बनेगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा। और क्लोरोफिल ही क्या करता है, लीफ को ग्रीन कलर देता है। अगर क्लोरोफिल कम है तो लीफ का कलर कैसा होने लगता है, येलो। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज जनरली इंक्रीज इन वायरस अफेक्टेड प्लांट। अगर कोई प्लांट, जैसे हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, अगर हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगे तो हमारी फिजियोलॉजी में डिफरेंस आएगा ना। ऐसे ही अगर जो प्लांट होता है उसमें जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन होने लगता है, इस जो भी वायरस से इफेक्टेड होता है उन प्लांट्स में, ठीक है। फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या बदलाव आएंगे, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वायरस जाता है। जैसे मान लो ये हेल्दी प्लांट है, ये अच्छे से ग्रो कर रहा था, मतलब आई डोंट नो ये क्या है, हो गया, बट मान लो ये हेल्दी प्लांट है, ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ये डिसीज प्लांट है।
तो इससे इसमें कैसे जाएगा, ठीक है। बाय सीड जा सकता है, मतलब मैंने इसी का सीड इसमें बो दिया था तो उसके कारण हो सकता है। बाय सॉइल हो सकता है, मतलब एक ही सॉइल में है, यहाँ पे इसकी रूट से यहाँ पे रूट से, तो इससे जा सकता है। बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट हो गया। बाय इंसेक्ट, एक इंसेक्ट इसके फूल में बैठा, वही इंसेक्ट जाके इसके फूल में बैठ गया। बाय ग्राफ्टिंग, हमने आधा प्लांट ये वाला लिया, उसके ऊपर ये वाला प्लांट जाके आधा ग्रो कर दिया। आपने देखा होगा ऐसा होता है काफ़ी बार। आपने देखा होगा कि जनरली गुलाब के फूलों में ऐसा होता है कि एक फूल की जड़ और दूसरे फूल का तना लगा दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। अगर ऐसा किया तो ट्रांसमिशन हो जाए। बाय पोलन ग्रेन, वही इंसेक्ट आके बैठ जाएगा, पोलन ग्रेन फूल में फर्टिलाइजेशन होगा जिसके कारण हो सकता है। बाय रूट्स, रूट्स हमने बताया था। बाय वीड्स, बाय एनी मैकेनिकल मैथड, ये रिपीट हो गया है। बाय स्मोकिंग, आई डोंट नो इसमें इसका क्या मतलब है, बट बाय स्मोकिंग था। फिर उसकी बात है कंट्रोल ऑफ प्लांट वायरस, मतलब प्लांट वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। प्लांट शुड बी अपरूटेड, मतलब अगर आपको पता चल गया कि आपके बगीचे में ये 5 फूल प्लांट हैं बंदी बिंदी जैसे, तो अगर आपको पता है कि ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है इसमें इन्फेक्शन, तो इसको क्या करो, उखाड़ के फेंक दो ताकि तुम्हारे बाकी सब में इन्फेक्शन ना हो। क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलोड, जैसे अभी हमने ये वाले मान लो अभी हमने गेहूँ लगाया था, उसके बाद जब इसकी हार्वेस्टिंग हो जाए तो हम यहाँ दाल लगा दें, ऐसा करना चाहिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोसेस मस्ट बी डन, जैसे हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे जैसे एक मछली होती है जो मच्छरों को खाती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं जो वायरस फैलाते हैं। उन इंसेक्ट्स को खाने के लिए हम कोई और अलग ला सकते हैं कि कोई ऐसा पैरासाइट ला दिया जिसने उसको खा लिया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब नेचुरली जो चीज़ें एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रही हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। कंट्रोल एक्स रेज या यूवी रेज, यूवी रेज और एक्स रेज जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। यूवी रेज का ज़्यादा यूज़ मतलब वायरस को किल करती हैं, लेकिन यूवी रेज का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि वो ह्यूमंस को भी बहुत इन्फेक्ट करती हैं। फिर है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस मोस्टली स्फेरिकल होते हैं, पॉलीहेड्रल इन शेप होते हैं, यूजुअली उनमें डीएनए होता है, फॉस्फोलिपिड उनके कैप्सिड में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है, स्मॉल पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हब्स वायरस एक्सेट्रा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वायरस, तो पहले बाल्टीमोर ने किया 1970 में, क्लासिफिकेशन कर दिया। स्मॉल पॉक्स वायरस के बारे में क्या है, लार्जेस्ट साइज में है, रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल, मतलब अगर ये होस्ट सेल है तो उसके साइटोप्लाज्म में जाकर रेप्लिकेशन शो करेगा वो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आई मीन स्मॉल पॉक्स का ब्रिक शेप, ब्रिक मतलब ईंटे का शेप का, और उसका जीनोम क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। एनवेलप इज डबल शेप्ड, तो ऑब्वियसली अगर कुछ चीज़ ऐसी है ब्रिक शेप की तो उसका जो एनवेलप होगा वो ऐसा ही होगा। उसके बाद एनवेलप ये लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है, जो एनवेलप होता है वो किससे बना होता है, लाइपोप्रोटीन से, नोन एज रिजिड्स, क्या कहते हैं उसको, रिजिड्स। ट्यूबुलर होता है, इट हैज़ अ ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलर्स, ऐसे ट्यूबुलर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, रिजिड्स। फिर उसके बाद स्मॉल पॉक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वैकाइना वायरस, हमने पहले भी पढ़ा था कॉम्प्लेक्स में, एक होता है बैक्टीरियोफेज और एक होता है वैकाइना, इसको आप वो नेकेड आई से देख सकते हैं, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। फिर उसके बाद ये जो है ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस। तो पहले क्या होगा, पहले एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि अगर कोई वायरस आया तो वो पहले बॉडी सेल में एब्जॉर्ब होगा। फिर होगा पेनेट्रेशन, मतलब फिर एब्जॉर्ब का मतलब होता है सरफेस में जाके बैठ जाएगा और सरफेस से दूसरे सरफेस में जाने लगेगा। पेनेट्रेशन का मतलब होता है भेदन क्रिया, मतलब वो जिस भी सेल में घुसने वाला है उसमें पहले छेद करेगा और अंदर घुसेगा। फिर होता है अनकोटिंग, अनकोटिंग मतलब जो उसकी बाहर की प्रोटीन लेयर है, सॉरी जो बाहर की प्रोटीन लेयर है उसको क्या करेगा, उसको हटा देगा। उसके बाद वो जो मेन जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड है वो बचेगा। उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वॉल है, किसकी वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर बाहर आएगा, प्रोसेसिंग होगी, ट्रांसपोर्ट होगा, फिर साइटोप्लाज्म में उसका वो होगा, ट्रांसलेशन होगा, फिर वो फिर ट्रांसपोर्ट करेगा और फिर वो फिर से बाहर प्रोटीन लेयर बना के असेंबली करेगा। मतलब ये तो वो पहले छोड़ आया था, ये वाला कोट वो छोड़ आया था, अब क्या हो रहा है उसमें, ये वाले कोट के साथ
जेनेटिक मटेरियल फिर से अंदर आ गया उसमें, तो फिर से ये क्या हो गया, वायरस बन गया। जो वायरस बाहर से अंदर आया था वही बन गया। फिर मल्टीप्लिकेट, अब उसमें रेप्लिकेशन हो चुका है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है। तो एक आया था, अब कितने हो गए, 2 हो गए। और वो ऐसे ही बार बार करेगा। और जब बहुत असेंबली करेगा, असेंबली मतलब किसी चीज़ को असेंबल करना, और फिर वो असेंबली ग्रुप जब बहुत सारे हो जाएंगे तो वो उस सेल से बाहर निकल आएंगे। और ये क्या करेंगे, ये दूसरे सेल को जाके इन्फेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ इट। ये हमारे वायरस में प्लांट वायरस और एनिमल वायरस का एंड था चैप्टर का। अब इसके बाद हम वायरस ही चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये पूरा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में हम बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर कोई दिक्कत होती है आपको या किसी टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। आई होप आपका दिन अच्छा जाए।